हेलो गाइस, दिस इज सायरन एंड वेलकम यू ऑल टू चैटजीज यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर पढ़ने वाले हैं, जो कि स्टैंडर्ड 8 सीबीएसई का है। तो बने रहिए वीडियो में और एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पार्ट 1 होने वाला है। तो इसमें हम मेजरली एयर पोल्यूशन को कवर कर रहे होंगे। किसको कवर कर रहे होंगे भाई? एयर पोल्यूशन को। चलिए शुरू करते हैं। तो एयर पोल्यूशन हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास क्या है? हवा है। क्या है? आसपास हवा। आप यहाँ पर खड़े हो, फॉर एग्जाम्पल आपके आसपास क्या है? हवा है, पानी है, सब चीज़ है। तो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। हवा पानी तो भाई बेसिक चीज़ है, बेसिक ह्यूमन नीड है, हवा और पानी। ठीक है। अब देखो, एयर पोल्यूशन सिंपली मीन्स कि हमारे हवा को जो भी चीज़ें प्रदूषित करती, क्या करती है? प्रदूषित करती है, कंटामिनेट करती है। क्या करती है? कंटामिनेशन। ठीक है भाई। तो कंटामिनेशन ऑफ एयर सिंपली मीन्स व्हाट? एयर पोल्यूशन। ठीक है। सो एज वी नो गाइस, वी नीड प्योर एयर टू लिव। हम लोग को क्या चाहिए? शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध जल चाहिए, शुद्ध वायु चाहिए जीने के लिए। ठीक है। तो वी नीड प्योर एयर टू लिव और सरवाइव। ओके। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं एयर पोल्यूशन का। तो स्टार्ट राइटिंग डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। लिखते हैं, लिखिए। द contamination of air due to several factors or pollutants is called air pollution। ठीक है। देखो, ये क्या है? कॉन्टैमिनेशन ऑफ एयर, यानी हवा का क्या है? कॉन्टैमिनेशन है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर इंक्लूडेड है। बहुत सारे फैक्टर्स के कारण जो कॉन्टैमिनेशन होता है हवा में, उसे हम क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन कहते हैं। सिंपल सी बात है, समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो यहाँ पर आई है, वो टर्म है कॉन्टैमिनेशन या पल्यूटेंट। कॉन्टैमिनेशन बेसिकली मीन्स द काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज। कॉन्टैमिनेशन क्या होती है भाई? ये होती है इम्प्योरिटीज। ठीक है, दीज आर इम्प्योरिटीज। एंड जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, दीज आर व्हाट? द फैक्टर्स। दीज आर दोज एजेंट्स, यू कैन से दीज आर दोज एजेंट्स हु पल्यूट एयर, जो कि हवा को क्या करते हैं? पल्यूट करते हैं। तो समझ आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब है टॉपिक हमारा सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं। ठीक है भाई, क्या है? सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके क्या क्या कारण हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले। तो अभी जानते हैं सोर्सेस, कि एयर पोल्यूशन हो कहाँ से रहा है, आ कहाँ से रहा है। तो एयर पोल्यूशन के जो मेजरली, लिखिए, देयर आर मेजरली टू टाइप्स, टू टाइप्स नहीं, टू सोर्सेस। there are majorly two sources of air pollution। क्या है? एयर पोल्यूशन के दो सोर्सेस है, जिसमें हमारा जो पहला सोर्स है वो है नेचुरल। क्या है भाई? नेचुरल सोर्स। ठीक है। और जो हमारा दूसरा है वो है हमारा मैन मेड, मैन मेड फैक्टर्स, मैन मेड फैक्टर्स। ठीक है, मैन मेड फैक्टर्स बोल दीजिए या फिर मैन मेड सोर्सेज बोल दीजिए, दोनों ही क्या है? सेम चीज़ है। ठीक है। तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन में जो हमारा टर्म आता है, तो नेचुरल सोर्सेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है? तो नेचुरल सोर्सेज जैसे कि फॉरेस्ट फायर। क्या है? फॉरेस्ट फायर। अब देखो, ये फॉरेस्ट फायर क्यों होता है? मान लो जंगल है। ठीक है। अब जंगल में, ये है जंगल, अब होगा जंगल में मंगल, मतलब आग। तो यह जैसे कि मान लो ये जंगल है, तो इसमें क्या होता है? कुछ कुछ ड्राई लीव्स होते हैं। यहाँ पर क्या क्या है? ड्राई लीव्स। ठीक है, ड्राई लीव्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये जो ड्राई लीव्स है, ये क्या कर रहे होंगे? ये इन पर क्या पड़ रही होगी? सन रेज। अब मान लो गर्मी का मौसम है, सपोज इट इज समर सीजन। ओके, क्या है भाई? ये समर सीजन है। अब ये समर सीजन है, तो यहाँ पर क्या हो रही है? हीट आ रही है।
हीट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? ये ग्रास एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है भाई। हीट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? ये ग्रास एब्जॉर्ब कर रहा है। ये सूखे से पत्ते होंगे, सूखी झाड़ियाँ जो होंगी तो वो जमीन पर है, वहां पर हीट आ रही है। अब ये क्या हो गई, अब गर्मी के कारण ये जो ग्रासेज हो गई, ये जो ड्राई लीव्स हो गए, क्या हो गए, ये ड्राई लीव्स जो भी है, ये जो ड्राई लीव्स होंगे इनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया, क्या हो गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये बर्न करना स्टार्ट कर गए। ये क्या हो गए, बर्न करना, दे स्टार्टेड बर्निंग एंड दिस इज हाउ द फॉरेस्ट फायर हैपन्स। और इसी तरह से फॉरेस्ट फायर होता भी, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर एक बार फिर से जान लीजिए क्या होता है, गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में क्या है, ड्राई लीव्स है, ड्राई लीव्स पे क्या पड़ती है, सनरेज, सनरेज क्या करती है, टेम्परेचर को बढ़ाती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर क्या करता है, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह से फॉरेस्ट फायर हैपन होता है, ठीक है भाई। चलिए अब दूसरा जो हमारा नेचुरल सोर्स है इसी का, सेकंड जो नेचुरल जो मेजर सोर्सेज के बारे में बात करें तो वो है हमारा वोल्केनिक इरप्शन। क्या है, वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है भाई। तो वोल्केनिक इरप्शन सिंपली मीन्स कि आपका ज्वालामुखी का फटना, सिंपल वोल्केनिक, वोल्केनोस का फटना, वोल्केनो से निकलता है हमारा लावा। तो जब भी लावा निकल रहा होगा, जब भी लावा आपका आउटसाइड आता है, बाहर आता है, तो उस टाइम पे लावा अपने साथ बहुत सारे हार्मफुल गैसेस को भी रिलीज करता है एयर में। हार्मफुल गैसेस को आपका रिलीज करता है कहाँ, एटमॉस्फेयर में, ठीक है भाई। किस में रिलीज करता है, एटमॉस्फेयर में, ठीक। तो ये भी हमारा एक मेजर नेचुरल सोर्स है एयर पोल्यूशन का। तो एयर पोल्यूशन के मेजरली क्या सोर्सेस है, फॉरेस्ट फायर और वोल्केनिक इरप्शन हमारे मेजर सोर्सेज है। उसके बाद हम आते हैं मैन मेड फैक्टर्स। तो मैन मेड फैक्टर्स को पढ़ते हैं। तो मैन मेड फैक्टर्स में हमारा सबसे पहला जो है वो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लीन फ्यूल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। गांव में भी आजकल क्या होता है, लकड़ी जलाकर खाना बनाया जाता है या कोयले को जलाकर खाना बनाया जाता है। तो कोयला हमारा क्या है, फॉसिल फ्यूल है, जैसा कि हम जानते हैं, हमने फ्यूल्स में पढ़ा है। तो फ्यूल्स फॉसिल्स, अब ये फॉसिल फ्यूल क्या करता है, जब भी ये बर्न होगा, जब भी इसकी बर्निंग होगी तब ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अर्थ के ओवरऑल टेम्परेचर को बढ़ाता भी है और साथ साथ हवा को प्रदूषित भी करता है। क्या करता है, अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाता भी है और पॉल्यूटेंट भी है हमारा। ये क्या है, काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट भी है। और भी फैक्टर्स को जानते हैं, एक मिनट इसे साफ कर लिया जाए। हमारे मैन मेड सोर्सेस में और भी क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, और जैसे कि एमिशन ऑफ CO2 एंड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड, सही है। चलिए क्या है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से होता है, एमिशन होता है इसका, किधर से, फ्रॉम व्हीकल्स, फ्रॉम व्हीकल्स, व्हीकल से ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, एमिट हो रही है, जिस कारण से वो क्या कर रही है, हवा को क्या करे, पल्यूट करे। तो ये भी हमारा क्या है, अ काइंड ऑफ पल्यूटेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसके साथ साथ फैक्ट्रीज से जो भी हार्मफुल ऑक्साइड्स निकलते हैं, किसके ऑक्साइड्स, सल्फर के और उसके साथ साथ नाइट्रोजन के, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, उनका रिलीज होता है, ठीक है। लाइक सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये दोनों चीज़ें रिलीज हो रही है, कहाँ से हो रही है, फैक्ट्री से रिलीज हो रही है, इंडस्ट्रीज से रिलीज, फैक्ट्रीज से या फिर इंडस्ट्रीज से रिलीज हो रही होती है, ठीक है। क्लियर है। चलिए और भी हमारा फैक्टर्स क्या क्या है, और जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, चिमनीज, और भी हमारे फैक्टर्स है, जल लाइक चिमनीज हो गए, चिमनीज से जो भी पल्यूटेंट्स निकल रहे होते हैं, क्या निकल रहे होते हैं, पल्यूटेंट्स निकल रहे होते हैं, ठीक है। ये सारे, तो ये सारी चीज़ें क्या है, फैक्टर्स है, ये सारी चीज़ें क्या है, फैक्टर्स है या फिर सोर्सेज है, किसके, एयर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज। तो दीज आर मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब हम जानते हैं कि हमारे फैक्टर्स क्या क्या, सॉरी हमारे ये क्या है, पॉल्यूटेंट्स क्या क्या है, पॉल्यूटेंट्स के क्या क्या टाइप है। चलिए अब हम समझते हैं पॉल्यूटेंट्स
एंड इट्स वेरियस टाइप्स, पॉल्यूटेंट्स और उनके बहुत सारे टाइप्स। तो सबसे पहला जो हमारा पॉल्यूटेंट आता है वो है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम जानते हैं CO। इसका क्या है? केमिकल फॉर्मूला है। क्या है? केमिकल फॉर्मूला। ठीक, तो CO से हम लोग डिनोट करते हैं। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये रिलीज होता है कब? रिलीज ड्यू टू इनकम्प्लीट, क्या? इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स की इनकम्प्लीट बर्निंग के कारण जो गैस रिलीज होती है वो हमारी क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसके साथ इसके बारे में और भी चीज़ें, जैसे कि ये कलरलेस गैस है। क्या है? कलरलेस गैस है। ठीक, और ये मेनली रिलीज होता है आपका, एक मिनट माइक की वायर, देखिए, और ये मेनली रिलीज होता है आपके व्हीकल से। जो भी आप व्हीकल चला रहे हो, जो ही व्हीकल हो गया, जैसे कि आपका कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, ठीक है, इस जितने भी व्हीकल्स हैं उन सब से क्या होता है? ये रिलीज हो रहा होता है। कौन रिलीज हो रहा होता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, तो यही सारी, तो ये हमारा पहला क्या था? पॉल्यूटेंट है। तो पहला है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब उसके बाद बढ़ते हैं सेकंड पॉल्यूटेंट। तो हमारा अब जो पॉल्यूटेंट नंबर 2 जो है वो है हमारा स्मॉग। तो स्मॉग अगर एज अ वर्ड देखोगे तो स्मॉग बना है स्मोक और फॉग से। किससे बना है? स्मोक और फॉग से। तो एस, स्मॉग का ऐसे भी ले लो स्मोक का, और फॉग का OG ले लो, ओरिजिनल गैंगस्टर। दिस इज व्हाट? फॉग इज OG, ओरिजिनल गैंगस्टर। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है हमारा, कौन बना है? स्मोक बना है, स्मॉग बना है। तो स्मॉग बेसिकली हम लोग जानते हैं, अभी क्या है? विंटर्स का टाइम है। किसका टाइम है भाई? विंटर्स का। तो विंटर्स के टाइम पे आपने सुबह सुबह देखा होगा एकदम धुंधला होता है, सब कुछ धुंधला है, धुंधला। ठीक है, तो सारी चीजें क्या होती है? धुंधली होती है। ठीक है, और इसी इन्हीं चीजों को और उसी को हम स्मॉग बोलते हैं। तो ये विंटर्स के टाइम को पर हमें मेनली देखने को मिलती है। मेनली हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, मेनली ऑब्जर्व लिख लीजिए इन विंटर्स। ओके, तो ये बेसिकली विंटर्स के टाइम पे मेनली एब्जॉर्ब होती है, सॉरी ऑब्जर्व होती है, एब्जॉर्ब नहीं, ऑब्जर्व की जाती है विंटर्स के टाइम पे। ये आपका स्मोक और डस्ट पार्टिकल से बना होता है। इस जितने भी स्मोक और डस्ट पार्टिकल जब एक साथ कंबाइन करते हैं तब ये हमें दिखाते हैं, दे गिव अस स्मॉग। तो यहाँ से हमें स्मॉग का ऑब्जर्वेशन मिलती है। तो ये हमारा दूसरा एज अ पॉल्यूटेंट था स्मॉग। ठीक है भाई, चलिए उसके साथ साथ अब हमारे तीसरे पॉल्यूटेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा तीसरा पॉल्यूटेंट है, क्या है भाई? तो हमारा तीसरा पॉल्यूटेंट है वो है ऑक्साइड्स। किसके ऑक्साइड्स? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। क्या है भाई? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। ठीक, समझते हैं। तो सल्फर ऑक्साइड ये होता है SO2, ये हमारा क्या है? सल्फर ऑक्साइड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था सल्फर ऑक्साइड। और NO2 ये हमारा क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो काइंड ऑफ ऑक्साइड ही होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया और सल्फर ऑक्साइड हो गया। ये हमारा रिलीज होता है, ये हमारा क्या होता है? रिलीज होता है, रिलीज्ड बाय इंडस्ट्रीज। ये हमारे मेनली इंडस्ट्रीज के द्वारा रिलीज होता है, इंडस्ट्रीज इन्हें रिलीज करती है। और ये इंडस्ट्री से रिलीज होते हुए कहाँ जाता है भाई? ये जाता है हमारा एटमॉस्फेयर में। कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और यही दो गैसेस हैं, यही दो गैसेस जब वाटर के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है, वाटर के साथ कंबाइन करते हैं, दे कंबाइन, वाटर के साथ क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं टू फॉर्म, उसके बाद ये बनाएंगे हमारा H2SO4 या फिर HNO3। अब बोलोगे ये क्या चीज़ है? अब ये क्या चीज़ है H2SO4 और HNO3? तो हमारा जो, एक मिनट,
H2SO4 है, इसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं भाई? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारा बनता है और ये बनता है हमारा नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड बनता है। तो सोचो ये जो दोनों ऑक्साइड्स हैं, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो दोनों ऑक्साइड्स हैं, तो ये जो दोनों ऑक्साइड्स क्या करें, वाटर के साथ कंबाइन कर रहे, उसके बाद कंबाइन जैसे करेंगे और उसके बाद मान लो क्या बना रहे, ये बना रहे। तो सोचो ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और यहाँ से मान लो बारिश होती है। ठीक है, अब ये अगर बारिश हुई तो ये NO2 या फिर SO2 एक एसिड में बन रहा है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में बन रहा है। ठीक है, तो ये एसिड यहीं पे हवा में ही बन गया भाई, हवा में कंबाइन करके एसिड बन गया और यही एसिड की बारिश हो गई, इसी एसिड की क्या होगी, बारिश हो गई। और यही एसिड की बारिश को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं एसिड रेन। ठीक है, इसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन, जो कि हमारा एयर पॉल्यूशन का एक इफेक्ट है। क्या है भाई, एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट है। तो एसिड रेन हमने समझ लिया। एसिड रेन क्यों होता है, क्योंकि सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ, जब रेन वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तब वो बनाते हैं अपने गिवन एसिड्स, और ये एसिड्स जब बारिश होती है तब ये तब क्या होता है, हमारा एसिड रेन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पॉल्यूटेंट नंबर 4 जो कि है हमारा CFCs। क्या है, CFCs। CFCs का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है क्या, तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ये बेसिकली रिलीज्ड होते हैं आपके घरों में जो AC है। क्या है, AC और रेफ्रिजरेटर, रिलीज्ड मेनली बाय एयर कंडीशनर और AC। ठीक, और रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर और AC से रिलीज होते हैं, शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, तो ये रिलीज होते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये जैसे ही रिलीज होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लेशन करते हैं, ओजोन लेयर में छेद कर देते हैं। तो इसके कारण होता है हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है हमारे किन के कारण, CFCs के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण। ठीक है, समझ गए? क्लियर है बातें? यही है हमारा चौथा पॉल्यूटेंट नंबर 4। ठीक है, पॉल्यूटेंट नंबर 4। अब बढ़ते हैं हमारा अगले पॉल्यूटेंट के, हमारा पांचवा जो पॉल्यूटेंट है उसे हम कहते हैं SPM। ठीक है, SPM को हम लोग पार्टिकुलेट मैटर भी बोलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर बर्निंग। ठीक है, तो स्पेसिफिक पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर बर्निंग मतलब कि जब भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, जब भी हमारा कोल या पेट्रोलियम या फिर हमारे जो भी नेचुरल फ्यूल जब बर्न होंगे, क्या होंगे, नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स की जब बर्निंग होती है, इनकी जब क्या होती है, बर्निंग होती है, व्हेन दे बर्न, तब ये हमारा SPM को रिलीज करते हैं। SPM ये भी क्या करता है, एक पॉल्यूटेंट है जो हवा को क्या करता है, पल्यूट करता है। क्या करता है भाई, हवा को पल्यूट करता है। कौन, SPM। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट हैं। तो एयर पोल्यूशन का के सेवरल इफेक्ट है। तो हमारा जो सबसे पहला इफेक्ट जो हमने सिलेबस में पढ़ना है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है कि जैसे कि मान लो ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है। ठीक, अब यहाँ से जब सनरे आती है, क्या आती है, जब सनरेज इसके थ्रू आ रही होती है, तब ये क्या करती है, इसकी जो हीट है ना, ये हमारे एटमॉस्फेयर और इसके बीच में ट्रैप्ड हो जाती है। हीट यहाँ पर क्या हो जाती है, ट्रैप्ड हो जाती है, यानी फंस जाती है। हीट वहाँ से फंस जाती है, रिलीज नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये हीट फंसाता कौन है, कोई तो होगा फंसाने वाला। जैसे कि मान लो आपने चूहे को पकड़ने के लिए बिल डाला। ठीक है, तो बिल में क्या हुआ, चूहा फंस गया। अब चूहे को फंसाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो वो बिल
वो जाली, ठीक है, तो चूहे का सॉरी बिल में फंसाने नहीं, सॉरी जाली में फंसा है, तो जाली में फंसाने के लिए आपने जो जाली खरीदा, तो इस अर्थ के लिए वो जाली है कौन? तो देखो होता क्या है कि जब ये आती है तो ये हमारा होता है, हमारे एयर में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रेजेंट है हमारे एयर में? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब तो कर लेता है। क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब तो कर लेता है, लेकिन हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। जस्ट लाइक उस जाली ने चूहे को पकड़ तो लिया बट उसे छोड़ा नहीं, ठीक है। तो हीट को, अरे यार, रिलीज नहीं करता है, रिलीज नहीं होने देता है, तो हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब हीट को जब एब्जॉर्ब करेगा तो उस कारण से क्या होगा कि हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अब ये टेम्परेचर बढ़ता है, और ये टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हमारे पोलर आइस कैप्स क्या होते हैं? मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं भाई? मेल्ट होते हैं। अब ये पोलर आइस कैप्स मेल्ट होंगे तो फिर यहाँ से हमारा वाटर लेवल, वाटर इन सी बढ़ जाएगा, हमारे सी लेवल बढ़ जाएंगे, पानी ज़्यादा हो जाएगा। अब ये पानी ज़्यादा हो जाएगा क्यों? क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट भी कर रहे हैं ना साथ साथ, पोलर आइस कैप मेल्ट कर रहे हैं तो ग्लेशियर्स भी मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज हो तो हमें क्लीन फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए, पेड़ पौधे बचाने चाहिए, ठीक है। तो वाटर सी लेवल बढ़ता है, इस कारण से ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, और इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरी जो धरती है वो पानी पर में समा जाएगी, पूरी धरती पानी में समा जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग खो देंगे अपने इस अर्थ को, इस प्यारे से प्लैनेट को, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा सेकंड है, ध्यान से देखना, अब जो हमारा सेकंड है ना, वो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? ग्लोबल लिख दिया मैंने, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा ग्रीन हाउस जैसा ही है, बट इसमें ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज होता है, ठीक है। ये देखिए it is basically the increase of overall temperature of earth। ये क्या आता है? इट इज़ बेसिकली द इंक्रीज ऑफ ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इस ओवरऑल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने से सीजनल चेंजेस देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी रैपिड होंगे, यानी रैपिडली मौसम बदलेगा, रैपिडली क्लाइमेट चेंज। इसके कारण से क्या होता है? रैपिड क्लाइमेट चेंज मेरे को देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो ये है हमारा ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट्स। तो ग्लोबल वार्मिंग में रैपिड क्लाइमेट चेंज मिलेगा, उसके साथ साथ अगर हीट बढ़ेगा तो उसके साथ साथ जो गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, और भी बहुत सारे फैक्टर्स में होंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे पूरे इफेक्ट्स मेरे को देखने को मिलेंगे इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण। पूरी धरती को गर्म हो जाना, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल का मतलब ही होता है हमारा अर्थ, ठीक है। ग्लोबल का मतलब ही होता है हमारा अर्थ, और वार्मिंग का मतलब होता है गर्म होना, हीट से रिलेटेड है। टर्म वाइज भी आप समझ सकते हो। तो अर्थ की में क्या हो रही है? हीट ट्रैप हो जा रही है, और वो हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, ठीक है, जो कि सही नहीं है हमारे अर्थ के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा थर्ड इफेक्ट है वो है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो, जब हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, अब ये तो पता है कि ये कलरलेस गैस है। क्या है भाई? कलरलेस गैस होता है। कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस भी है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होने के कारण इसे लोग क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। क्या करते हैं? गलती से मान लो आपने इसे इनहेल कर लिया तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि आपको अस्थमा हो सकता है, ठीक है, आपको अस्थमा हो सकता है, और आपको लंग्स का कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। इस कारण से ये कार्बन मोनोऑक्साइड इतना ज़्यादा भयानक चीज़ है। लंग्स कैंसर हो गया, मर ही जाओगे, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो लिख लो इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हमारा था शायद, आई थिंक तीसरा था, ठीक। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। अब जो हमारा चौथा है, यानी चौथा इफेक्ट, और भी क्या इफेक्ट है, जो कि हमारा एसिड रेन है। क्या है भाई? एसिड रेन।
अब एसिड रेन क्या, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि नाइट्रोजन NO2 और SO2 जब रेन वाटर H2O, यहाँ पे ये H2O के कौन सा वाटर है, रेन वाटर, ठीक है। तो रेन वाटर के साथ जब ये मिलते हैं तब ये H2SO4 या फिर HNO3 बनाते हैं और इस कारण से एसिड रेन होता है। और ये एसिड रेन क्या करता है, जितने भी मॉन्यूमेंट्स है ना, ठीक है, उन सबको क्या करता है, कोरोड कर रहा होता है, ठीक, मॉन्यूमेंट्स को कोरोड करता है, खराब कर देता है, ठीक है, बिल्डिंग्स कमज़ोर हो जाती है, प्लांट ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता। इस कारण से प्लांट की जो ग्रोथ होती है ना वो बहुत बिगड़ जाती है, प्लांट ग्रोथ नहीं हो पाता, प्लांट ग्रो नहीं होगा, क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगे तो हम लोग खाएंगे क्या। तो एयर पोल्यूशन के इतने ज़्यादा इफेक्ट है, उस लेवल तक इफेक्ट है, ठीक है। तो उस लेवल तक सोचना पड़ेगा हमें धरती को बचाना है, हमें इन्वायरमेंट को बचाना है। तो जितना हो सके ये सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब देखो कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक वही होने वाला है। टॉपिक हो गया प्रिवेंशन, लिख लो, प्रिवेंशन ऑफ एयर देखो अब एयर पोल्यूशन के प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो पहली चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करें। किसका यूज़ करें, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या करते हैं, यूज़ करें। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को नहीं करना है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब जो एक बार से दोबारा भी हम लोग यूज़ कर सके, अगर एक बार यूज़ किए तो दोबारा भी बार बार उसे यूज़ कर सके। हम लोग नॉन कन्वेंशनल पर ना बेस्ड हो। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारा क्या हो सकता है, विंड मिल हो सकता है, ठीक है, विंड मिल जिसे हम लोग एयर एनर्जी, टाइड एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, टाइड एनर्जी, फिर सोलर एनर्जी, ठीक है। तो ये मेजर एनर्जी सोर्सेस हैं, ठीक है। उसके साथ साथ वाटर, मतलब जो हाई एल्टीट्यूड से जब वाटर को गिराया जाता है तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर होती है, तो वो सारी चीज़ों पर हम लोग बेस्ड हो जाए। तो जितनी जल्दी हम उन सब चीज़ों पर बेस्ड हो जाएंगे तो उतना ज़्यादा बेटर होगा कि हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज़ करें। उसके साथ साथ क्लीन फ्यूल का यूज़ करें। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ तो कर ही रहे, क्लीन फ्यूल का यूज़ करें, यानी फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम से कम करें, ठीक है। तो क्लीन फ्यूल में जैसे कि व्हीकल्स में हम लोग CNG का यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल या फिर डीजल, ठीक है। तो पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कम करना है, CNG वाले व्हीकल्स खरीदिए, CNG वाले व्हीकल्स को चलाइए। उसके अलावा यूज़ ऑफ EV, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी पेट्रोल नहीं जल रहा है, उसमें भी किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो वो पोल्यूशन को कम करेगा, ओवरऑल पोल्यूशन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो दीज आर मेजर्स द मतलब प्रिकॉशंस ऑफ एयर पोल्यूशन। ये हमारे प्रिकॉशन थे एयर पोल्यूशन के। इन सब के अलावा जो आप मतलब स्मॉल स्केल लेवल पर अपने खुद के लेवल पे भी कर सकते हो, कुछ लेवल पे आप कर सकते हो, जैसे कि कहीं पर भी अगर लकड़ी मिले तो उसे जलाकर आग मत तापिए या बॉनफायर का यूज़ मत करिए, आप हीटर्स का यूज़ करिए। उसके अलावा जैसे कि क्लीन फ्यूल्स का यूज़ करिए, घरों में LPG सिलेंडर्स यूज़ करिए, ठीक है। तो हम लोग कोयले को जलाकर खाना ना बनाएं, क्लीन फ्यूल्स का यूज़ करें, उससे इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।